स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से PDF प्राप्त करें। तो दोस्तों आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं और जो नेट CRF हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर है वो हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको आप लोग देख भी सकते हैं, अपने अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, आपको ध्यान देने वाली बात होगी। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 200 नंबर का, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर। यही मॉडल पेपर है नेट CRF का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाव न रखेऊ का जो बहुते हिंद भाकेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो पहला प्रश्न पंक्ति दी गई है, पूछ रहा है उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नूर मोहम्मद की है, अनुराग वासरी रचना से है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें और बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है। तो कथन दिया गया है, निबंध का नाम पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, मित्रता। तो यह कथन कौन से निबंध का है। ये है घृणा निबंध का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 पंक्तियां दी गई हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है। प्रतिफल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, कुद्धित कपि विषम। तो कविता की लाइन दी गई है, पूछ रहा है किस कविता का लाइन है ये। तो ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पिशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, राम की शक्ति पूजा की लाइन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों बता दें आपको कि आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्त किस कविता का संबंध है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद से, सुमित्रानंदन पंत से। तो सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, सा नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन है स्त्री अस्मिता, ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ये जो हैं सब सही हैं। पांचवा का आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के अपना पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। तो पंक्ति दी गई है, रचना दी गई है, उसका रचना मतलब किस कथन की रचना है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है परती परिकथा, रतनाथ की चाची, बलचनामा या मैला आंचल। तो कौन सी रचना का ये रचना है, लाइन है। तो ये है मैला आंचल का, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, वोल्गा जारी है किसकी रचना है। तो वोल्गा जारी किसकी रचना है पूछ रहा है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सक्रियात्यायन की या डॉक्टर नागेंद्र की। तो वोल्गा जारी रचना है राहुल सक्रियात्यायन की, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि किस विद्वान ने
देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति। इसमें यही असत्य कथन है। बाकी भाषा सामाजिक संपत्ति सही है, भाषा परिवर्तनशील सही है, भाषा अनुकरण सादृश्य है सही है, भाषा पैतृक संपत्ति है यही गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10। आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे इसमें मॉक टेस्ट के द्वारा, आप पहले देख लें और उसके बाद हम आंसर बताते जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 कहता है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, शुद्ध लिपि से। तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है पूछ रहा है जड़िया। तो ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास। तो सही आंसर हो जाएगा नंददास। किनको जड़िया विशेषण विभूषित किया जाता है? नंददास जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका इनकी रचना है, कविप्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, भाषा भूषण नहीं है इनकी रचना। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है रसस रंजन की सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो रसस रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसस रंजन निबंध है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह उक्ति कथन निम्न में से किसका है? तो कथन दिया गया है, पूछ रहा है किसका है, लाइन दी है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सातेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा के प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? तो पंक्ति दी गई हैं और पूछ रहा किनके द्वारा लिखी गई है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सवित्र भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। तो ऑप्शन में है कबीरदास, केशवदास, रहीमदास या तुलसीदास। तो किन प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है सही युग्म का चयन कीजिए। तो रचनाकार दी गई है और रचना दी गई है, तो उनका सही जो है उनका चयन करना है। तो भागवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों की यात्रा, राम विश्व बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो इसमें मोहन राकेश आखिरी चट्टान यही सही है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है निरख सखी ये खंजन आए
फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, ये पंक्तियां कौन सा गुण हैं? तो पंक्ति दी गई है और पूछ रहा है कौन सा गुण है। तो ऑप्शन है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। तो इसमें माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और गमला ये हरदम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी और जापानी। तो सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। आल्पिन, गमला ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है, देख लें अच्छे से, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें। कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट दिया गया है द्विवेदी और सूची 2 में बीरगाथा काल, गा है राहुल सकृत्यायन और सूची 2 में दिया गया है सिद्ध सामंत, मिश्र बंधु और इधर दिया है आदि काल। तो कूट दिया गया है, इतिहासकार द्वारा जो नाम दिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको देख लें आप लोग अच्छे से। ये कूट दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर 2 4 3 1। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बीरगाथा काल, पहले का बीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और राहुल सकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सकृत्यायन सिद्ध सामंत और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। आचार्य राम शुक्ल बीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। आप लोग इसको देख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक के देख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 कहता है केशव कहीं ना जाए का कहीं कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो पंक्ति दी गई है और रचनाकार का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन में है कबीरदास, रहीम, केशव, तुलसी। तो ये रचना है केशव कहीं ना जाए का कहिए, ये रचना है तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन दे रहा है, उसको असत्य पूछ रहा है। तो रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो बिल्कुल सही, ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बी भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो बिल्कुल सही है। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, तो बिल्कुल ये गलत, यही असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है। सही है। काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता, इसको डाउट में रख देते हैं। और भरत मुनि ने धर्म, यक्ष, आयु का साधक, हितकारक आदि का काव्य प्रयोजन माना है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। अगला है काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, काम का व मोक्ष की प्राप्ति रहा है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो असत्य है। काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये असत्य कथन है। अगला का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 कहता है भट्ट नायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्ति होता है।
भट्टनायक की रससूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। तो भट्टनायक के अनुसार रस ना तो प्रतीत होता सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। प्रश्न क्रमांक 24 कहता है काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो काव्य गुण के संदर्भ में पूछ रहा है कौन से कथन असत्य है। तो दोषों का विपर्य ही गुण होते हैं। तो ऑप्शन एक ये है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है, ये गलत है। गुण 3 होते हैं, मधुर, ओज तथा प्रसाद, सही है। और गुण को चित्रवित्त का पर्याय भी माना जाता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथों में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है, यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। प्रश्न क्रमांक 25 कहता है नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम आनंदस्य याभियोगे अस्या कारणम काव्य संपादा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह मत किसने दिया है? तो ऑप्शन है आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य दांडी, आचार्य कुंतक। तो ये परिभाषा दी है आचार्य दांडी ने, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है सरलीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो सरलीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है साधारणीकरण का रसोस्वाद के बाद ही प्रक्रिया है, साधारणीकरण का आलम्बन धर्म का होता है, साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, और साधारणीकरण के लिए बिना भी रसनुभूति संभव है। तो इसके कोड दिए गए हैं, कोड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। का और तो इसका आंसर हो जाएगा खा और गा, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। खा और गा में क्या दिया गया है? साधारणीकरण की आलम्बनत्व धर्म का होता है, और गा क्या है? साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 कहता है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन है हेमचंद्र, शंकुक, भोजराज, शारदा तनय। ऑप्शन नंबर बी है शंकुक, हेमचंद्र, भोजराज, शारदा तनय। ऑप्शन नंबर सा है शारदा तनय, भोजराज, हेमचंद्र, शंकुक। और ऑप्शन द है भोजराज, शंकुक, हेमचंद्र, शारदा तनय। तो इसमें जो आचार्यों का सही अनुक्रम दिया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शंकुक, हेमचंद्र, भोजराज, शारदा तनय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है स्थापना का है रस जान द्वारा ग्राह्य होता है। इसमें दिया कोड दिया गया है रस जान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो इसमें कोड दिया गया है, ऑप्शन पूछ रहा है का खा दिया गया है। तो पूछ रहा है का गलत है, खा सही है, का सही है, खा गलत है, का गलत है, खा गलत है, का सही है, खा सही है, दोनों सही, मतलब दाल ना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये दोनों गलत हैं, ये भी तर्क गलत है। प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक 29 का है दोस्तों आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज हम 100 प्रश्न कर रहे हैं और डेली ऐसे ही 20 प्रश्न 50 प्रश्न करते हैं। तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं और आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 29 कहता है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन देख ले।
का है खा सा द। तो इसका जो सही अनुक्रम है वो है ब नंबर, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है उनका सही अनुक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग आराम से देख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 कहता है स्थापना, तर्कयुक्त प्रश्न है। क्या कहता है? मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। और तर्क खा है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मक तो स्वीकार नहीं करता। तो इसमें कूट दिया गया है। का सही है, खा गलत है। ऑप्शन आ है खा है, का सही है, खा सही है। ऑप्शन सा है का गलत है, खा सही है। ऑप्शन दा है का गलत है, खा गलत है। तो इसका का सही है और खा गलत है। जो स्थापना दिया गया ये सही है। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति से सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मक को स्वीकार नहीं करता, या ये गलत है, खातर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31। विसंगत अनुक्रम छांटिए। तो विसंगत अनुक्रम पूछ रहा है, कौन सा इसमें विसंगत है उसको पूछ रहा है। तो श्रृंगार तिलक, रुच्च भट्ट, उज्ज्वलन नीलमणि, रूप गोस्वामी, काव्यदर्श दांडी, कुवलयानंद अभिनव गुप्त। तो इसका जो अनुक्रम है विसंगत वही है, कुवलयानंद अभिनव गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 कहता है बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं। ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरिज, रिचर्ड्स। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? कॉलरिज। पश्चात काव्यशास्त्र हमने पढ़ चुके हैं पहले अपने वीडियो में, और वीडियो डला है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त किए थे और सरल ट्रिक से पढ़े थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 कहता है त्रसादी का अंग नहीं है। तो त्रसादी का अंग नहीं है। ऑप्शन है चरित्र, बी है कथानक, सा है मंगलाचरण, दा है विचार। तो त्रसादी का अंग नहीं है मंगलाचरण। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 है क्रोचे की अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन है वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट। तो क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत किस भारतीय आचार्य सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 कहता है एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स, इलियट। तो एस्थेटिक पुस्तक किसकी रचना है? क्रोचे की है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 कहता है निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? ऑप्शन है टी.ई. होम, एजरा फाउंड, अलाई गंटन, रॉबर्ट पेन। तो बिंबवादी लेखक नहीं है, कौन नहीं है? तो रॉबर्ट पेन बिंबवादी लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। ऑप्शन है फ्रांसुआ ल्यूटाट, फ्रेडरिक जेमेसन, बौद्रिया, एफ.आर. लिविस। 37 नंबर प्रश्न का द ऑप्शन एफ.आर. लिविस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न क्रमांक 38 है कल्पना के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो कल्पना के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है आई.एस. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। तो कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सैमुअल कॉलरिज। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा 38 नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 कहता है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर किस उपन्यास का पात्र है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका तो गोदान। ऑप्शन में दिया है गबन, निर्मला, प्रेमाश्रय, गोदान।
तो गोबर किस उपन्यास के पात्र है? गोदान। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 कहता है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो रामविलास शर्मा किस कृति के लेखक हैं? ऑप्शन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो रामविलास शर्मा छायावादी कृति के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक 41 कहता है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सत्यान या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा किनकी आत्मकथा है? राहुल सत्यान की। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 41 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 कहता है जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो ऑप्शन है मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रियवंदा, उषा प्रियवंदा। तो जिंदगी नामा रचना कृष्णा सोबती का है। ये हमारे नेट सिलेबस में है। अगला जैसा निराला ने कविता को छंदों के बंधन से, उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? तो ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो आलोचना और भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। ये कथन किसके संबंध में है? तो ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 है बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो बाणभट्ट किसकी रचना है? बाणभट्ट रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी नेट के सिलेबस में है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 45। प्रश्न क्रमांक 45 कहता है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, निराला की, कविनाथ गोपीराज, शरत चंद्र जी की। तो मनीषी की लोक यात्रा है कविनाथ गोपीराज की जीवनी। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। प्रश्न क्रमांक 46 कहता है लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ऑप्शन है अजय, ऑप्शन बी सत्यदेव परिवर्जक, ऑप्शन सा है यशपाल, ऑप्शन दा है राहुल सकृत्यान। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की लोहे की दीवार के दोनों ओर कृति है। जो उनकी रचना है लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47। रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। ये हमारे नेट के सिलेबस में भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। प्रश्न क्रमांक 48 कहता है कुट्टटीचाटन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो ऑप्शन है मुक्तिबोध, ऑप्शन है अजय, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। तो कुट्टटीचाटन उपन्यास के उपनाम किसके व्यक्तिपरक निबंध पर छपे हैं? तो अजय जी के। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। प्रश्न क्रमांक 49 कहता है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50। प्रश्न क्रमांक 50 है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी या इनमें से कोई नहीं। तो मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। दोस्तों बता दें आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे। ये मॉडल पेपर है।
नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सभी जगहों से लिया गया है, संपूर्ण हिंदी साहित्य से लिया गया है। तो अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55। प्रश्न क्रमांक 55 कहता है धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया प्रेमचंद धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52। प्रश्न क्रमांक 52 कहता है आनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन है वृंदावनलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही आंसर हो जाएगा आनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 52 का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53। प्रश्न क्रमांक 53 कहता है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति हिंदी में किस रूप में है? तो ऑप्शन है एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह की किस प्रकार के है? एक निबंधकार के रूप में। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 54। प्रश्न क्रमांक 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4 कवियों का, उनमें से पूछ रहा है कि इनका ललित निबंधकार नहीं है। तो ऑप्शन है रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ललित निबंधकार इसमें कौन नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 55। प्रश्न क्रमांक 55 कहता है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, किसका कथन है? ऑप्शन है आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हुआ तो आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? पहला ऑप्शन है विचार कौस्तुभ, दूसरा है विचार मणि, तीसरा ऑप्शन है विचार वैन, चौथा ऑप्शन है विचार विथि। तो जो चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुई? विचार विथि नाम से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 56 का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 57। प्रश्न क्रमांक 57 कहता है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ऑप्शन है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58। प्रश्न क्रमांक 58 कहता है प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। ऑप्शन है ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 59। प्रश्न क्रमांक 59 कहता है कबीर का गर्व और दैन दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन है। तो ऑप्शन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या बाबू श्याम सुंदर दास का। तो कबीर का गर्व और दैन दोनों मनुष्य को उसकी पारमिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन किनका है? यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। है जो किसी की लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? तो ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ये कौन से नाटक का संवाद है? ये स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61। प्रश्न क्रमांक 61 कहता है भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंद्र जी का उद्देश्य था। ऑप्शन है
भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन के ब्याज स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रोत्साहन देना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भारत दुर्दशा नाटक की रचना के कारण पीछे भारतीय का उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 62। प्रश्न क्रमांक 62 कहता है मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसी का कारण यह है कि ऑप्शन है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों के प्रकार के दृश्यों का भरमार है, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ परक भाषा का प्रयोग है, और ऑप्शन सा है लोक कथाओं का, लोकोक्तियों, मुहावरे और लोकगीतों का परहेज किया है, और ऑप्शन दा है इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं हैं। तो प्रश्न 62 का आंसर हो जाएगा इसमें से बी नंबर, परिवेश और पात्र के। दोस्तों चलते हैं आगे। बताएं दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें। आज हम मॉडल पेपर NTA UGC नेट के लिए लेके आए हैं, उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 63। कहता है 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारियों को, इंसानियत को बस तो दो डग में नाप लिया, यह कथन है। तो 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, यह कथन किनका है पूछ रहा है। ऑप्शन आ है सुमित दास का, ऑप्शन बी है पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, ऑप्शन सा है फणीश्वरनाथ रेणु का, ऑप्शन द है डॉक्टर प्रशांत का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फणीश्वरनाथ रेणु, सा नंबर। किनका कथन है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 64। प्रश्न क्रमांक 64 कहता है प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, ऑप्शन बा है कफन, ऑप्शन सा है समृता का रहस्य, ऑप्शन दा है ईदगाह। तो प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का चित्रण किया गया है, अनोखा वर्णन किया ईदगाह में, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। प्रश्न क्रमांक 65 कहता है भारी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे कनक चुरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां दी गई हैं और किस छंद की पंक्तियां हैं, किस कवि की छंद पंक्तियां हैं पूछ रहा है। ऑप्शन है रत्नाकर, पद्माकर, देव या द्विज देव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 66। प्रश्न क्रमांक 66 कहता है हेम किरटनी की रचयिता हैं। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, राजेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो हेम किरटनी किनकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। प्रश्न क्रमांक 67 कहता है अमीय हलाहल मध्य भारे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति हैं। ऑप्शन है बिहारी की, केशव की, रसलीन की, मतीराम की। तो ये रचना किनकी पंक्ति है? रसलीन की है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68। प्रश्न क्रमांक 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है। तो नई कविता की विशेषता कौन सी नहीं पूछ रहा है। क्षणवादिता, ऑप्शन बी है बौद्धिकता, ऑप्शन सा है अतिशय व्यक्तिकता, ऑप्शन द है मार्क्सवादी दर्शन। तो कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा आंसर। तो इसमें से नई कविता की कौन सी विशेषता नहीं थी? मार्क्सवादी दर्शन, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 69। प्रश्न है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। तो भरत मुनि के रस सूत्र की अनुतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है। ऑप्शन है अभिनवगुप्त,
भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। तो सही आंसर हो जाएगा शंकुक। किस आचार्य ने व्याख्या की है? शंकुक ने की है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 70। प्रश्न क्रमांक 70 कहता है निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल का, तो यही फर्स्ट नंबर आ, केशव, सेनापति, देव, पद्माकर, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। और ये जितने दिए हैं सब गलत दिए हैं। जीवन काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, जो ऑप्शन नंबर आ सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 71। स्थापना इसका जो दिया गया है, कोड दिया गया है, प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला है। और तर्क खा है क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो कोड दिया गया है, का सही है, खा गलत है, का और खा दोनों सही हैं, का और खा दोनों गलत हैं, का गलत है, खा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का खा दोनों सही हैं। देख लेते हैं क्या है। प्रगतिवाद सामूहिकता वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, ये सही है। और तर्क क्या दिया गया है? क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो तर्क बाद दिया है वो भी सही, तो दोनों सही हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बा नंबर, का और खा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन है इसमें राम के लोकश्रयी आनंद का चित्रण है, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। तो इसमें और ऑप्शन क्या है, तो कौन सा सत्य कथन इसमें है? तो ऑप्शन नंबर बा, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना था, जो ऑप्शन नंबर बा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 73। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, वह है राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित रचना है, ऑप्शन सा है कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, और ऑप्शन दा है अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो असत्य कथन को इसमें चिन्हित करना है, तो क्या हो जाएगा? अंधेरे कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, या उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, किनका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 75। इसमें सूची 1 सूची 2 दी गई है, रचना दी गई है और पूछ रहा है कि कौन से। तो पहला है सूची 1 में पेरी इप्सुस, दूसरी तरफ दिया है प्लूटो, दूसरा है पोइटिक्स और इधर दिया गया है क्रोचे एस्थेटिक्स है 4 3 1 2 2 1 4 3 4 3 2 1 3 2 1 4। तो इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 4 3 2 1। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। मिलाते हैं। का होगा पेरिस किसकी रचना है? अरस्तु की।
और पोएटिक्स किसकी रचना है? लॉन्जाइनस की। और एस्थेटिक्स किसकी है? क्रोंचे की। और योन किसकी रचना है? प्लेटो की। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये मिला है जोड़ी, देख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 76। क्रोचे की अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 77। हिंदी नव जागरण के मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी नव जागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है? रामविलास। प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता की वह नीति थी, मर्यादा थी। ऑप्शन है गंधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, संजय। तो अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र की? मेरी ममता की वह नीति थी, ये कथन किसका है? धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 79। प्रश्न क्रमांक 79 है आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी की भक्ति मार्ग। तो आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काव्य में अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी, मम्मट, वामन। देख लें इसको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दांडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। ये सही क्रम में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा इसका, आरोही क्रम में। एक बार बताइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। आज हम 100 प्रश्न लेके आए हैं मॉक टेस्ट के अनुसार, और डेली कोई ना कोई वीडियो हम डालते रहते हैं मॉक टेस्ट और कवि परिचय और हिंदी साहित्य से रिलेटेड सभी का हम वीडियो डालते रहते, देखते रहें। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81। प्रश्न क्रमांक 81 कहता है घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौधन हूँ ना कहूँ दर से। अवश्य हो ना सो क्यों कार्य ये अब सो पर से, बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियाँ उधरी बरसी। घनानंद कहना चाहते हैं। तो पंक्ति दी गई हैं और पूछ रहा है घनानंद जी क्या कहना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं। ऑप्शन खा है चातक अपनी प्यास बुझाने के लिए वर्षा के जल का प्रतीक्षा करता है। ऑप्शन ग है प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। ऑप्शन घा है सुजान के प्रेम रूपी वर्षा न होने के कारण प्रकृति दुखी है। तो इसका कूट दिया गया है, कूट दिया है का, खा और गा, खा गा घा, गा घा का खा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का और गा। सुजान रूपी बादल ना जाने कहाँ छिप गए हैं, ये सही हो जाएगा। और प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं, ये सही हो जाएगा। बाकी ये जो हैं गलत हैं, खा घा गलत हो जाएंगे। देख लें आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 82। प्रश्न क्रमांक 82 कहता है गांधीवादी जीवन के मूल्य हैं धर्म का पालन, आत्मबल, आध्यात्मिक विघटन, मानवता और नैतिकता। इसका कूट दिया गया है, कूट में है का और खा, का और घा, का खा गा, का खा और घा, का खा और गा।
तो सही आंसर हो जाएगा का, खा और घा। धर्म का पालन करना, आत्मबल, अमानवता और नैतिकता, ये सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा आध्यात्मिक टन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 83। प्रश्न क्रमांक 83 कहता है बिहारी की काव्यगत विशेषताएं हैं। बिहारी के श्रृंगारिक काव्यों के प्राण तत्व प्रेम व सौंदर्य हैं। शारीरिक चेष्टाओं और हाव भावों को पढ़ने के लिए मानव विज्ञान में बिहारी सिद्धहस्त हैं। और ऑप्शन का है बिहारी को उनकी अलंकार प्रियता के कारण उनकी कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो इसका कूट दिया गया है। कूट हैं का, खा और घा पा, और दूसरा कूट है खा और घा, और सा नंबर है का, खा, का, गा और घा, उड़ता है का, खा, घा। तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा का, खा और गा। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका। देख लेते हैं क्या दिया है का, खा, गा में। पहला है बिहारी ने अपने छोटे से छंद में गागर में सागर भर दिया, सही हो जाएगा। और बिहारी के श्रृंगारिक काव्य के प्राण तत्व प्रेम और सौंदर्य हैं, ये भी सही हो जाएगा। और शारीरिक चेष्टाओं और हाव भावों को पढ़ने के मनोविज्ञान में बिहारी सिद्धहस्त हैं, ये भी सही हो जाएगा। और बिहारी को उनकी अलंकार प्रीता के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 84। प्रश्न क्रमांक 84 है स्थापना है इसका जो कूट वाला प्रश्न है। संस्मरण और रेखा चित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र प्रांजल भाषा कवित्वपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। संस्कृत गर्भित भाषा के बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त हैं। तर्क क्या दिया गया है? महादेवी जी के रेखा चित्र और ग्रामीण जीवनों को दीनहीन उपेक्षित पात्र घीसा मुन्नू की माई बीबियां आदि मार्मिक चित्रण किया है। उनके पात्र मानवीय गुणों को प्रतीक बन गए हैं। उत्तर कथन के आलोक में निम्न से कथन सही चयन कीजिए। का सही है, खा गलत है, का गलत है, खा सही है, का ऑप्शन सा सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लें आप लोग, बाकी गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 85। प्रश्न क्रमांक 85 है, इसमें दिया है पहला कूट भारतेंदु के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का सार्थक कार्य किया है। तर्का है भारतेंदु जी ने नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। इसके कूट दिए गए हैं। का और खा दोनों सही हैं। का सही है, खा गलत है, का गलत है, खा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का और खा दोनों सही हैं। तो भारतेंदु के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति हुई। उनकी तत्कालीन समस्याओं जनता तक पहुंचाने में सार्थक कुछ सही है। और भारतेंदु जी के नाटक में जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, ये भी सही है। तो 85 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आ नंबर। का और खा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 86। प्रश्न क्रमांक 86 कहता है सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी है। इसमें मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए हुए विघटन का वर्णन है। कहानी में लोगों के स्वार्थपरक नीति तथा हृदयहीनता के दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह कहानी फैंटेसी शैली पर लिखा गया है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? प्रश्न क्रमांक 86 में यह कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। यह कथन संदर्भ गलत है, सही नहीं है, बाकी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर। प्रश्न क्रमांक 86 का द नंबर आंसर सही हो जाएगा। वह यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है नलिनी लोचन शर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 88। प्रश्न क्रमांक 88 कहता है धरती धन न अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया है? तो धरती धन न अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन है चमार जात के शोषण की त्रसादी को,
संपन्नता की स्थिति को, गरीबों को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धरती धन न अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? चमार जात के शोषण की त्रसादी को। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 89। प्रवासी हिंद साहित्य के संबंध में कौन सा विचार सत्य है? तो पहला है विचार है, यह हिंदी साहित्य में जुड़ती एक नवीन विद्या, एक चेतना है। दूसरा है, यह प्रवासियों को मनोविज्ञान से जुड़ी है, यह एक नई अंतर्दृष्टि भी है। और घ है, यह प्रवास की संस्कृत, संस्कार एवं भू भाग से जुड़े लोगों को स्थिति से अवगत कराती है। इसके कोड दिए गए हैं का, खा, ग और घ, ग और घा, घा और गा, का, खा, गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का, खा और गा। यह प्रवासियों के मनोविज्ञान से जुड़ी है और यह हिंदी साहित्य में जुड़ी हुई एक नवीन विद्या चेतना है और यह प्रवास की संस्कृत, संस्कार एवं भूभाग से जुड़े लोगों की स्थिति को अवगत कराती है। तो ये 3 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सौ मॉक टेस्ट आज लिए हैं हम लोग, पढ़ेंगे, देखते हैं। अगला, आंसू की कला पक्ष की विशेषताएं हैं। आंसू एक श्रेष्ठ गीत काव्य है। कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। ग है, आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। घ है, आंसू भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो सही आंसर हो जाएगा का, खा और गा। आंसू एक श्रेष्ठ गीत काव्य है, सही है। कवि ने सौंदर्य के अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया, यह भी सही है। और आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है, यह भी सही है। ये गलत है, आंसू भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 51। उपन्यासों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य अंचल विशेष की कथा प्रस्तुत करता है। दूसरा है, आंचलिक उपन्यासों से लिखे जाने की परंपरा स्वतंत्रता के पश्चात शुरू हुई। और अगला है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। और अगला है, परति परिकथा रेणु जी का उपन्यास है। परति परिकथा रेणु जी का उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य आंचल विशेष की कथा को प्रस्तुत करता है, ये सही हो जाएगा। और आंचलिक उपन्यासों के लिखे जाने की परंपरा को स्वतंत्रता के पश्चात हुई, ये भी सही हो जाएगा। और नीचे दिए हैं महिला उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। बाकी दोनों गलत हैं, का और खा सही हो जाएंगे। अनुसार सही क्रम है, तो देख लें इसको। सही आंसर हो जाएगा साकेत, यशोधरा, द्रौपर, जयभरत। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। द्विवेदी युगीन रचनाओं का प्रकाशन होने के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? साकेत, यशोधरा, द्रौपर, जयभरत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 93। प्रश्न क्रमांक 93 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियां का परिचय मिलता है। का है, अजय ने अहम भाव, भय तथा काम भावना चित्रण उपन्यास में किया। ग है, इस उपन्यास की भाषा संस्कृत निष्ठ तथा क्लिष्ट है। और घ है, अजय ने इस उपन्यास में पत्रों के चित्रांकन में कल्पना का सहारा लिया है। उपरोक्त कथन में असत्य कथन का कौन से हैं? तो कथन दिए गए हैं, उनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का और गा। ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का परिचय मिलता है, सही हो जाएगा। और ये गलत हो जाएगा। इस उपन्यास की भाषा संक्लिष्ट तथा क्लिष्ट है, ये सही हो जाएगा। और ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 94। प्रश्न क्रमांक 94 कहता है,
इसका कूट दिया गया है, आपोहदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता ने जैसा अपना जीवन जिया है वैसा ही लिखा है। तर्क है, रमणिका गुप्ता ने आपोहदरी आत्मकथा के माध्यम से अपने साहस की कथा कही है। तो कूट दिया गया है इसका, का और खा दोनों सही है, का सही है, खा गलत है। का सही है। तो आपोहदरी आत्मकथा में रमणिका गुप्ता ने जैसा अपना जीवन जिया है वैसा ही लिखा है, बिल्कुल सही है। और रमणिका गुप्ता ने आपोहदरी आत्मकथा के माध्यम भी अपने साहस की कथा कही है, सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, का और खा दोनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 95। प्रश्न क्रमांक 95 कहता है, फैंटेसी मानव विज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं को विघटित और बेतरतीब विलंबियों से है। और तर्क है, साहित्य अथवा काव्य में यह एक तकनीक रूप के लिए प्रयुक्त होता है। कूट दिया गया है, कूट देख लें। सही आंसर हो जाएगा इसका, का और खा दोनों सही हैं, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं को विघटित और बेतरतीब विलंबियों से है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसे। और साहित्य अथवा काव्य में एक यह तकनीक रूप के प्रयुक्त होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 95 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, का और खा दोनों सही हैं, सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 96। कूट दिया गया है, औचित्य का विवेक है जो भले बुरे का जान देता है, वस्तुओं के उचित सौंदर्य करे दर्शाता है। और तर्क यह औचित्य सिद्धांत की परंपरा का अनुकरण भरत मुनि, अन्नवर्धन इत्यादि सभी ने किया है, किंतु काव्य आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य शैलेंद्र ने किया है। कूट दिया गया है, देख लें। तो औचित्य का विवेक है जो भले बुरे का जान देता है, वस्तुओं के उचित सौंदर्य को दर्शाता है, सही हो जाएगा। और औचित्य सिद्धांत की परंपरा का अनुकरण भरत मुनि, आनंदवर्धन इत्यादि सभी ने किया, किंतु काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य शैलेंद्र ने किया है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, का और खा दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे, इससे शैवों और शक्तियों के साथ विरोध अयोग्य है। हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को ही किसी से द्वेष बुद्धि का रखना पाप है, क्योंकि सब हमने जगदीश की ही प्रजा हैं और सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं, इसी नाते सभी हमारे आत्मी बंधु हैं। ये पंक्तियां किस निबंध में कही गई हैं? ऑप्शन है शिव मूर्ति, कालचक्र, सच्ची वीरता, समाज और साहित्य। तो ये किस पंक्ति की है? शिव मूर्ति की निबंध की। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य और रागात्मक संबंध की रक्षा निर्वाह होती है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ऑप्शन है काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, लोभ व प्रीत, भक्ति और ग्लानि। तो किस निबंध से ये कविता कथन है? ये है कविता क्या है, ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 99वां नंबर है। निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरत तथा अभिव्यक्ति का कुशल पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद सक्सेना, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का हमारा अंतिम प्रश्न 100वां नंबर है। अज्ञे जी की यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। यात्रा वृत्तांत की भाषा संक्लिष्ट है। यात्रा वृत्तांत की शैली कहानी में है। इसमें 5 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सा, इसमें 5 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। 6 क्वेश्चन को हमने मॉक टेस्ट लिया। आप लोग वीडियो देखें और प्रश्नों को आगे आंसर में तब्दील करें, उसके बाद अपना टिक मारें। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।